क्या कोई राजा अपनी पूरी सल्तनत, अपना सिंहासन और अपनी जान केवल एक वादे के लिए दांव पर लगा सकता है? आज विंध्यपुर की गलियों में सन्नाटा है, क्योंकि महाराज विश्वविजय एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसकी गूंज इतिहास में सदियों तक सुनाई देगी। क्या ये एक अंत है या किसी महान बलिदान की शुरुआत? सोना, चांदी और हीरे जवाहरात, एक राजा के लिए इनका क्या मोल जब बात उसकी प्रजा के अस्तित्व पर आ जाए? विंध्यपुर के स्वर्णिम काल का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला है। आज एक सम्राट अपनी विरासत को छोड़कर अंधेरों की ओर कदम बढ़ा रहा है। पर क्यों? जानने के लिए देखिए इस महागाथा का अंतिम भाग, महाराज का अंतिम बलिदान। एक तरफ चमकता हुआ राज सिंहासन और दूसरी तरफ मौत का बुलावा। महाराज विश्वविजय के सामने आज एक ऐसी चुनौती है जिसने विंध्यपुर की नींव हिला दी है। क्या महाराज अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक देंगे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज विंध्यपुर का इतिहास बदलने वाला है। प्राचीन समय में हिमालय की बर्फीली चोटियों और घने जंगलों के बीच विंध्यपुर नामक एक बहुत ही विशाल और अत्यंत समृद्ध शक्तिशाली साम्राज्य बसा हुआ था। इस साम्राज्य के अधिपति महाराजा विक्रम सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति असीम प्रेम के कारण पूरे आर्यावर्त में बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। महाराजा विक्रम सिंह का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके दरबार में आने वाले शत्रु भी उनकी विनम्रता और बुद्धिमानी को देखकर उनके मित्र बन जाया करते थे। उनकी महारानी सुलक्षणा न केवल अत्यंत सुंदर और लावण्यमयी थीं, बल्कि वो शास्त्रों के ज्ञान और कूटनीति की कला में भी बहुत ही निपुण और अद्वितीय थीं। राजा और रानी के बीच का प्रेम इतना गहरा और अटूट था कि राज्य की पूरी जनता उन्हें साक्षात शिव और शक्ति का अवतार मानकर पूजती थी। विंध्यपुर की भूमि पर कभी किसी भी प्रकार का दुख या दरिद्रता नहीं थी, क्योंकि राजा स्वयं भेष बदलकर रात में प्रजा का हाल जानने निकलते थे। महारानी सुलक्षणा ने महल के भीतर एक बहुत ही विशाल और सुंदर वाटिका बनवाई थी, जहां वो प्रतिदिन राज्य की गरीब कन्याओं को शिक्षा प्रदान करती थीं। एक बार की बात है जब विंध्यपुर की सीमाओं पर एक बहुत ही भयानक और विशालकाय काला साया मंडराने लगा, जिसके कारण चारों ओर अशांति फैल गई थी। पड़ोसी राज्य के क्रूर और लालची राजा कालकेतु ने विंध्यपुर की सुख और समृद्धि को देखकर उसे हड़पने के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश रची थी। कालकेतु ने अपनी विशाल और बर्बर सेना को विंध्यपुर की ओर कूच करने का आदेश दिया, जिससे निर्दोष प्रजा के मन में बहुत गहरा भय व्याप्त हो गया। जब ये समाचार महाराजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने तनिक भी विचलित हुए बिना अपनी तलवार उठाई और युद्ध के लिए तैयार होने का निर्णय लिया। महारानी सुलक्षणा ने राजा के माथे पर विजय का तिलक लगाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध सदैव सफल होता है। राजा विक्रम सिंह अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरी, जहां धूल के गुबार और घोड़ों की हिनहिनाहट से पूरा आकाश गूंजने लगा था। युद्ध के मैदान में महाराजा विक्रम सिंह एक शेर की भांति कालकेतु की सेना पर टूट पड़े और उन्होंने अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं को धूल चटा दी। भीषण युद्ध के दौरान महाराजा विक्रम सिंह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी और वीरतापूर्वक अपने राज्य की रक्षा करते रहे। उधर महल में महारानी सुलक्षणा ने केवल प्रार्थना ही नहीं की, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से राज्य की महिलाओं की एक सेना तैयार करना प्रारंभ कर दिया। जब कालकेतु की सेना ने धोखे से किले के पिछले द्वार पर हमला किया, तो महारानी सुलक्षणा ने स्वयं हाथ में तलवार लेकर उनका डटकर मुकाबला किया। महारानी का वो रौद्र रूप देखकर शत्रु सेना के पैर उखड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गईं कि एक नारी इतनी वीर कैसी हो सकती है। अंततः महाराजा विक्रम सिंह और महारानी सुलक्षणा की संयुक्त शक्ति के सामने राजा कालकेतु को घुटने टेकने पड़े और वो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। विंध्यपुर की जीत के बाद चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी और राजा रानी का सम्मान पहले से भी कई गुना अधिक बढ़ गया और सब सुख से रहने लगी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात महाराजा विक्रम सिंह ने यह अनुभव किया कि शांति की स्थापना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दया और क्षमा से ही संभव है। उन्होंने कालकेतु के बंदी बनाए गए सैनिकों को मुक्त कर दिया
और उन्हें अपने राज्य में वापस जाकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा और कुछ धन भी दिया। महारानी सुलक्षणा ने युद्ध में अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए विशेष आश्रमों का निर्माण करवाया, ताकि उन्हें समाज में फिर से सम्मानजनक स्थान मिल सके। विंध्यपुर के सुनहरे युग की चर्चा अब विदेशों तक होने लगी थी और कई महान विद्वान और कलाकार इस राज्य की शोभा देखने के लिए दूर दूर से आते थे। राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में कवियों और संगीतकारों को विशेष स्थान दिया, जिससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत और भी अधिक समृद्ध और गौरवशाली हो गई। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण खेतों की हरियाली सूखने लगी और जलाशयों का पानी भी धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त होने लगा था। इस कठिन समय में महाराजा ने अपना राजकोष प्रजा के लिए खोल दिया और स्वयं सादा भोजन करके प्रजा के दुख को बांटने का एक महान उदाहरण पेश किया। महारानी सुलक्षणा ने अपने कीमती आभूषणों को बेचकर अन्न का भंडार भरवाया, ताकि राज्य के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए। उनकी इस निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए और विंध्यपुर की धरती पर मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे चारों ओर हरियाली छा गई। समय बीतता गया और राजा रानी को एक बहुत ही सुंदर और प्रतापी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राजकुमार आदित्यवर्धन रखने का निश्चय किया। राजकुमार आदित्य बचपन से ही अपने पिता की तरह साहसी और अपनी माता की तरह अत्यंत दयालु और बुद्धिमान स्वभाव के धनी होकर बहुत बड़े होने लगे। महाराजा विक्रम सिंह ने राजकुमार को स्वयं युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी, ताकि भविष्य में वो एक कुशल और न्यायप्रिय शासक बनकर राज्य संभाल सके। महारानी सुलक्षणा ने राजकुमार को नैतिक मूल्यों और धर्म का पाठ पढ़ाया, ताकि वो सत्ता के मद में कभी भी अपने मार्ग से विचलित ना हो सके। जब राजकुमार युवा हुए तो उन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से पूरे राज्य का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत कई नई योजनाएं लागू की। महाराजा विक्रम सिंह को अब विश्वास हो गया था कि उनका उत्तराधिकारी राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम और योग्य हो चुका है। एक भव्य समारोह में महाराजा ने राजकुमार आदित्यवर्धन का राज्याभिषेक किया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लेकर सबको बहुत भावुक कर दिया। महारानी सुलक्षणा ने भी राजा के साथ जाने का निश्चय किया, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन के हर सुख दुख में साथ रहना ही सच्चा प्रेम है। विंध्यपुर की जनता ने भारी मन से अपने प्रिय राजा और रानी को विदा किया, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं और आदर्श हमेशा के लिए अमर हो गए। राजा आदित्यवर्धन ने अपने माता पिता की पदचिन्हों पर चलते हुए विंध्यपुर को विश्व का सबसे महान और खुशहाल साम्राज्य बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। राजकुमार आदित्यवर्धन ने सिंहासन पर बैठते ही अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ शिक्षा के प्रचार को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का निश्चय किया। उन्होंने साम्राज्य के हर छोटे और बड़े गांव में गुरुकुलों की स्थापना करवाई, जहां निर्धन छात्रों को बिना किसी शुल्क के श्रेष्ठ गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाने लगी। राजा आदित्य की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि एक साधारण व्यक्ति भी बिना किसी भय के राज दरबार में आकर सीधे महाराज से अपनी व्यथा विस्तार पूर्वक कह सकता था। महारानी सुलक्षणा और महाराज विक्रम सिंह, जो अब वन में साधना कर रहे थे, उनके तप और आशीर्वाद का प्रभाव विंध्यपुर की जलवायु पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। एक दिन राजा आदित्य के पास सुदूर दक्षिण से एक वृद्ध व्यापारी आया, जिसने एक रहस्यमयी प्राचीन मानचित्र के बारे में राजा को बहुत ही गोपनीय जानकारी प्रदान की। उस मानचित्र में विंध्यपुर की रक्षा करने वाली प्राचीन गुप्त अस्त्रों और पूर्वजों द्वारा संचित किए गए ज्ञान के महान भंडारों का गुप्त पता पूरी तरह से अंकित था। राजा आदित्य ने अपनी सेना की सबसे विश्वसनीय और पराक्रमी सेनापति वीरेंद्र को साथ लेकर उस रहस्यमयी गुफा की खोज करने का एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। वे घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति का सौंदर्य और भी अधिक निखरकर पूरी तरह से सामने आ रहा था। गुफा के भीतर पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी दिव्य रोशनी दिखाई दी जो सामान्य दीपकों की ज्योति से कई गुना अधिक प्रकाशमान और आंखों को चकाचौंध करने वाली थी। वहां उन्हें एक महान ऋषि मिली, जिन्होंने बताया कि ये शक्तियां केवल उसी को प्राप्त होंगी जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने का साहस रखेगा।
राजा आदित्य ने ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रतिज्ञा ली कि वो इन शक्तियों का उपयोग केवल मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए ही करेंगी। ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को एक दिव्य तलवार और एक अभेद्य कवच प्रदान किया, जो किसी भी आसुरी शक्ति या शत्रु के वार को विफल करने में सक्षम था। जब राजा आदित्य वापस अपने महल लौटे तो उन्होंने देखा कि राज्य में कला और शिल्प कौशल अपने चरमोत्कर्ष पर था और व्यापारी विदेशों से व्यापार कर रहे थे। इसी बीच एक पड़ोसी देश में भारी प्राकृतिक आपदा आई, जिससे वहां की जनता दाने दाने को मोहताज हो गई और चारों ओर हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई। पड़ोसी राजा ने सहायता की गुहार लगाई तो राजा आदित्य ने बिना किसी संकोच के अपने अनाज के गोदाम खोल दिए और सहायता के लिए बहुत बड़ी सेना भेजी। इस उदारता को देखकर पड़ोसी राज्य के लोग भी राजा आदित्य के अनुयायी बन गए और दोनों राज्यों के बीच पुरानी शत्रुता हमेशा के लिए प्रेम में बदल गई। राजा आदित्य ने अपनी माता सुलक्षणा की स्मृति में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जहां विश्व भर की दुर्लभ पांडुलिपियों और ग्रंथों को सहीज कर रखा गया था। उन्होंने सिंचाई के लिए विशाल नहरों का जाल बिछवाया, जिससे मरुस्थल जैसी भूमि पर भी सोने जैसी पीली फसलें लहलहाने लगी और किसान बहुत ही समृद्ध और सुखी हुए। विंध्यपुर की समृद्धि अब केवल धन दौलत तक सीमित नहीं थी, बल्कि वहां का हर नागरिक आत्मिक रूप से बहुत ही संतुष्ट, सदाचारी और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ था। महाराजा विक्रम सिंह और महारानी सुलक्षणा का नाम युगों युगों तक विंध्यपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और उनकी कहानी आज भी सबको प्रेरणा प्रदान करती है। राजा आदित्यवर्धन के शासनकाल में विंध्यपुर साम्राज्य की कीर्ति चारों दिशाओं में सूर्य के प्रकाश की भांति अत्यंत तीव्रता के साथ निरंतर फैलती ही जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब सुदूर समुद्री द्वीपों के राजाओं ने भी विंध्यपुर की मित्रता स्वीकार करने हेतु अपने दूतों को कीमती उपहारों के साथ दरबार में भेजा। महाराज आदित्य ने केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि विशाल समुद्रों के व्यापारिक मार्गों पर भी अपनी नौसेना का प्रभुत्व स्थापित कर उसे पूरी तरह सुरक्षित बना दिया। उनकी महारानी चंद्रप्रभा, जो एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, अत्यंत विदुषी होने के साथ साथ संगीत और चित्रकला की बहुत बड़ी पारखी और महान संरक्षिका मानी जाती थी। महारानी चंद्रप्रभा ने राज्य में महिलाओं के लिए विशेष कला केंद्र खुलवाए, जहां बुनाई, कढ़ाई और चित्रकारी के माध्यम से स्त्रियां आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वावलंबी बनने लगीं। राज्य की राजधानी में एक ऐसा अद्भुत औषधालय निर्मित किया गया, जहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा असाध्य रोगों का उपचार निःशुल्क और बहुत ही कुशलता से किया जाता था। महाराज ने गुप्तचरों का एक ऐसा जाल बिछाया था जो न केवल शत्रुओं की सूचना देते थे, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर भी कड़ी नजर रखते थे। एक बार राज्य के उत्तरी भाग में एक विशाल पहाड़ के खिसकने से पूरी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे निचली बस्तियों पर डूबने का भारी संकट आ गया था। राजा आदित्य ने स्वयं वहां पहुंचकर हजारों श्रमिकों और अभियंताओं का नेतृत्व किया और अपनी सूझबूझ से नदी के पानी को एक नई नहर की तरफ सफलतापूर्वक मोड़ दिया। इस साहसिक कार्य के दौरान उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिट्टी ढोई और पत्थरों को तोड़ा, जिसे देखकर आम जनता के मन में अपने राजा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। महाराज की ख्याति सुनकर एक महान दार्शनिक उनके पास आए और उन्होंने राजा से जीवन के सबसे बड़े सत्य और राजधर्म के गूढ़ रहस्यों पर विस्तार से चर्चा की। दार्शनिक ने कहा कि वही राजा अमर होता है जिसके जाने के बाद भी उसकी प्रजा की आंखों में आंसू हों और उसके द्वारा किए गए कार्य युगों तक जीवित रहें। राजा आदित्य ने अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखते हुए प्रतिवर्ष एक विशाल धर्म संसद का आयोजन करना प्रारंभ किया, जहां सभी धर्मों के गुरु संवाद करते थे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और लोगों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ जीवन जीने की अनमोल प्रेरणा प्रदान करना था। विंध्यपुर की सड़कों पर रात के समय भी रत्न जड़ित आभूषण पहनकर कोई भी स्त्री अकेली बिना किसी भय के पूरी निडरता के साथ भ्रमण कर सकती थी। न्याय की देवी का मंदिर महल के सामने बनवाया गया था, जिसके द्वार 24 घंटे उन लोगों के लिए खुले रहते थे जिन्हें कहीं से भी न्याय की आशा नहीं मिलती थी। राजा आदित्य का पुत्र भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। विंध्यपुर की गद्दी पर अब राजा आदित्य के पुत्र राजकुमार प्रताप सिंह का शासनकाल प्रारंभ होने वाला था, क्योंकि महाराज अब आध्यात्मिक शांति की खोज करना चाहते थे।
महाराज आदित्यवर्धन ने अपनी समस्त राजकीय शक्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से राजकुमार को सौंपने हेतु एक अत्यंत विशाल और भव्य राज्याभिषेक समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर साम्राज्य के कोने कोने से लाखों की संख्या में प्रजा अपने प्रिय शासक को अंतिम विदाई देने और नए राजा का स्वागत करने एकत्रित हुई थी। राजकुमार प्रताप सिंह ने अपने पिता के चरणों की धूल को माथे पर लगाकर ये शपथ ली कि वो विंध्यपुर की आन और मान हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। राज्याभिषेक के ठीक पश्चात महाराज आदित्य और महारानी चंद्रप्रभा ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण सूती वस्त्र धारण किए और हिमालय की शांत कंदराओं की ओर प्रस्थान किया। नए राजा प्रताप सिंह ने सबसे पहले अपने राज्य की गुप्तचर प्रणाली को और भी अधिक आधुनिक और तीव्र बनाया ताकि सीमा पार की हलचल पर पैनी नजर रखी जा सके। उन्होंने राज्य की पश्चिमी छोर पर स्थित विशाल रेगिस्तानी इलाके में जल संरक्षण हेतु बड़ी बड़ी बावड़ियों और कुओं का निर्माण करवाया ताकि वहां के पशुपालकों को कष्ट न हो। राजा प्रताप सिंह को प्रकृति से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने राज्य के चारों ओर फलदार वृक्षों की एक ऐसी विशाल कतार लगवाई जो यात्रियों को छाया और भोजन प्रदान करती थी। उनके शासन में विंध्यपुर के वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान में इतनी उन्नति कर ली थी कि वे तारों की गति से आने वाले मौसम और वर्षा का सटीक अनुमान लगा लेते थे। एक बार एक विदेशी आक्रमणकारी ने विंध्यपुर की अटूट एकता को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन राजा प्रताप की बुद्धिमानी ने उसे बिना युद्ध किए ही संधि करने पर विवश कर दिया। राजा प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया कि शस्त्रों से केवल शरीर जीते जा सकते हैं, परंतु प्रेम और तर्क की शक्ति से किसी भी शत्रु का हृदय स्थायी रूप से जीता जा सकता है। महारानी सुलक्षणा द्वारा शुरू की गई कन्या शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजा प्रताप ने महिलाओं हेतु एक बहुत ही विशेष घुड़सवारी और आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। विंध्यपुर की वास्तुकला इस काल में इतनी उन्नत हुई कि वहां के महलों की दीवारों पर की गई नक्काशी को देखने के लिए विदेशों से बड़े बड़े शिल्पकार और कलाकार आने लगे। राजा प्रताप ने अपने दादा महाराजा विक्रम सिंह की तरह ही भीष बदलकर प्रजा के बीच जाने की नीति को जारी रखा ताकि उन्हें धरातल की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान रहे। उनके राज्य में कोई भी भिक्षु खाली हाथ नहीं लौटता था और हर गांव में अतिथि गृह बनाए गए थे जहां राहगीरों को निःशुल्क विश्राम और सात्विक भोजन प्राप्त होता था। धर्म और विज्ञान की अद्भुत संगम से विंध्यपुर अब न केवल भारतवर्ष का बल्कि संपूर्ण विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुका था। राजा प्रताप सिंह ने अपनी शासन की 30 वर्षों के उपरांत एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें गांव की पंचायतें स्वयं अपने क्षेत्र की छोटी मोटी विवादों का निपटारा न्यायपूर्वक कर सकी। इससे राजा प्रताप सिंह के शासन के उत्तरार्ध में विंध्यपुर साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि वहां की मुद्रा का प्रचलन दूर दराज के महाद्वीपों तक होने लगा था। विंध्यपुर के तटों पर स्थित विशाल बंदरगाहों से मसालों, रेशम और कीमती रत्नों का व्यापार इतना बढ़ गया कि राज्य का राजकोष स्वर्ण मुद्राओं से पूरी तरह से लबालब भर गया था। महाराज प्रताप ने इस अपार धन संपदा का उपयोग किसी विलासिता में न करके प्रजा के लिए विशाल चिकित्सालयों और अन्न भंडारों के निर्माण में बहुत ही उदारतापूर्वक खर्च किया था। उन्होंने राज्य के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वहां सड़कों और पाठशालाओं का एक बहुत ही सुंदर और व्यापक जाल बिछाया था। राजा प्रताप की महारानी रूपमती भी संगीत शास्त्र की महान ज्ञाता थीं और उन्होंने महल में एक भव्य कला दीर्घा का निर्माण करवाया था जहां केवल प्रतिभा को सम्मान मिलता था। इसी कालखंड में विंध्यपुर के विद्वानों ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व खोजें की जिससे संपूर्ण विश्व के विद्वान आश्चर्यचकित होकर यहां शिक्षा लेने आने लगी थी। जब महाराज प्रताप बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों राजकुमार आर्यमान और राजकुमार धृतिमान राजा प्रताप सिंह ने यह अनुभव किया कि सत्ता का मोह मनुष्य को अंधा बना देता है, इसलिए उन्होंने अपनी आयु के 70वें वर्ष में स्वेच्छा से सिंहासन त्यागने का साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर समझाया कि विंध्यपुर की भूमि केवल मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के रक्त और पसीने से सींची गई एक पवित्र और दिव्य धरोहर है। राजा ने राजकुमार आर्यमान को सम्राट घोषित किया और राजकुमार धृतिमान को प्रधानमंत्री का पद देकर दोनों भाइयों को मिलकर राज्य की सेवा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया।
विंध्यपुर की जनता ने अपने प्रिय राजा प्रताप सिंह के विदाई समारोह में अपनी आंखों से अश्रुओं की धारा बहाई, क्योंकि वे एक पितातुल्य संरक्षक को स्वयं से दूर होते देख रहे थे। राजा प्रताप और महारानी रूपमती ने भी अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजसी ठाट बाट को छोड़कर तपोवन की ओर प्रस्थान किया, ताकि वे ईश्वर की भक्ति में लीन हो सके। नए सम्राट आर्यमान के कुशल नेतृत्व में विंध्यपुर साम्राज्य ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव के कारण आर्यावर्त की सबसे प्रतिष्ठित और अजेय राष्ट्र का गौरव प्राप्त कर लिया था। विंध्यपुर की न्याय प्रणाली अब इतनी उत्कृष्ट हो चुकी थी कि अन्य राज्यों के राजा भी अपने जटिल विवादों को सुलझाने के लिए सम्राट आर्यमान के पास निष्पक्ष परामर्श लेने आते थे। प्रधानमंत्री धृतिमान ने राज्य के आर्थिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, जिससे गांव के प्रत्येक कलाकार और शिल्पकार को उचित पारिश्रमिक मिलने लगा। सम्राट आर्यमान ने अपनी राजधानी के मुख्य द्वार पर एक विशाल विजय स्तंभ स्थापित करवाया, जिस पर विंध्यपुर के सभी पूर्ववर्ती महान राजाओं के गौरवशाली इतिहास और संदेश अंकित किए गए थे। महारानी अनिरुद्धा ने, जो सम्राट आर्यमान की धर्मपत्नी थी, राज्य भर में चल रही गुरुकुलों के लिए एक विशेष निधि की व्यवस्था की, ताकि ज्ञान की ज्योति कभी भी मंद न पड़ सके। विंध्यपुर की वैज्ञानिकों ने इस युग में कांच के निर्माण और धातुकर्म की ऐसी उन्नत तकनीक विकसित की थी, जिससे बनी बर्तन और दर्पण विदेशों में बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकती थी। जब राज्य में एक बार समुद्री तूफान के कारण तटीय बस्तियों को भारी क्षति पहुंची, तब सम्राट ने स्वयं वहां जाकर पुनर्निर्माण कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की और सहायता पहुंचाई। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों और व्यापारियों के लिए विशेष बीमा योजना जैसी व्यवस्था लागू की, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय उनका जीवन और आजीविका सुरक्षित रही। सम्राट आर्यमान का मानना था कि एक राजा का वास्तविक ऐश्वर्य उसके महलों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के चेहरे पर झलकने वाली सच्ची मुस्कान और संतोष में निहित होता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान पशु पक्षियों की रक्षा हेतु विशाल अभयारण्यों का निर्माण करवाया और वन्य जीवों के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखा। राज्य के कलाकारों ने पत्थरों को तराशकर ऐसे दिव्य मंदिरों का निर्माण किया, जिनकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां सजीव जान पड़ती थीं और जिन्हें देखकर दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धृतिमान ने एक ऐसी संचार व्यवस्था विकसित की थी, जिसमें प्रशिक्षित पक्षियों और तेज धावकों के माध्यम से सीमाओं की सूचनाएं बहुत ही कम समय में राजधानी तक सफलतापूर्वक पहुंच जाती थीं। एक बार सम्राट आर्यमान को सूचना मिली कि सुदूर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ कबीले भूख से पीड़ित हैं, तो उन्होंने तुरंत विशाल खाद्यान्न सामग्री वहां भिजवाकर मानवता का परिचय दिया। उनकी इस दयालुता को देखकर उन कबीलों के सरदारों ने स्वेच्छा से सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली और वे विंध्यपुर की रक्षा के लिए पहाड़ी सीमाओं पर समर्पित प्रहरी बनकर तैनात हो गए। सम्राट ने प्रतिवर्ष सांस्कृतिक मिलन समारोह का आयोजन शुरू किया, जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी परंपराओं, लोकगीतों और नृत्य कलाओं का एक साथ मिलकर भव्य प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार विंध्यपुर के लोग अलग अलग विविधताओं के बावजूद एक अटूट एकता के सूत्र में बंधे हुए थे और उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति और समर्पण की सम्राट आर्यमान के पश्चात उनके पुत्र राजकुमार शौर्यवर्धन ने विंध्यपुर की पावन सत्ता को अपने हाथों में लेते ही राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और भी अधिक चाक चौबंद बनाने का संकल्प लिया। राजा शौर्यवर्धन ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में ही पूरे साम्राज्य की सीमाओं का भ्रमण किया, ताकि वो दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझ सकें। उन्होंने देखा कि विंध्यपुर के सुदूर पूर्वी हिस्सों में घने जंगलों के कारण संचार की बड़ी समस्या थी, जिसके समाधान हेतु उन्होंने ऊंची मीनारों वाली एक अनूठी प्रकाश व्यवस्था निर्मित करवाई। इन मीनारों पर रात के समय जलने वाली मशालों के संकेतों से कोसों दूर की खबरें भी पलक झपकते ही राजधानी के मुख्य नियंत्रण कक्ष तक बहुत ही सुगमता से पहुंचाई जाने लगी थी। महारानी भानुमति, जो शौर्यवर्धन की जीवन संगिनी थी, उन्होंने राज्य की प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों का अनुवाद करवाकर उन्हें जनसाधारण की सरल भाषा में प्रकाशित करवाने का एक सराहनीय कार्य किया। उन्होंने महल के प्रांगण में एक ऐसा दिव्य उद्यान विकसित किया, जहां विश्व भर की दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों को उगाकर शोध किया जाता था, ताकि रोगों का समूल नाश किया जा सके।
राजा शौर्यवर्धन ने अपनी प्रजा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में शिल्प ग्रामों की स्थापना की, जहां युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। विंध्यपुर की नौसेना ने इस काल में दूरस्थ देशों तक अपनी पहुंच बना ली थी, जिसके कारण राज्य का व्यापारिक बीड़ा अब पहले की तुलना में 10 गुना अधिक विशाल और शक्तिशाली हो गया था। इस विजय के पश्चात समुद्र के समस्त व्यापारिक मार्गों पर विंध्यपुर का केसरिया ध्वज पूरी शान के साथ लहराने लगा और अन्य समुद्री देशों ने भी राजा के पराक्रम के सामने नतमस्तक होना स्वीकार किया। राजा ने विद्वानों की एक विशेष सभा बुलाई और उन्हें निर्देश दिया कि वे एक ऐसा न्याय विधान तैयार करें जो जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव से पूरी तरह मुक्त और सर्वथा न्यायपूर्ण हो। इस नए विधान के अनुसार कानून की दृष्टि में राजा और रंक दोनों को समान माना गया, जिससे प्रजा के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास और भी अधिक गहरा और अटूट हो गया था। प्रधानमंत्री धृतिमान के वंशज अब भी राज्य की आर्थिक नीतियों का संचालन कर रहे थे, जिससे विंध्यपुर के प्रत्येक नागरिक की प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की जाने लगी थी। राज्य के कलाकारों ने राजा के प्रोत्साहन से एक ऐसे विशाल प्रेक्षागृह का निर्माण किया जिसकी ध्वनि व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि मंच पर हुई फुसफुसाहट भी अंतिम पंक्ति तक साफ सुनाई देती थी। साहित्य के क्षेत्र में भी विंध्यपुर ने अपार उन्नति की और वहां के महाकाव्यों में प्रेम, शौर्य, त्याग और मानवीय मूल्यों का ऐसा संगम मिलता था जो पाठकों की आत्मा को झकझोर कर रख देता था। राजा शौर्यवर्धन ने अपने पूर्वजों की भांति ही जल संरक्षण को धर्म का अंग माना और पूरे साम्राज्य में हजारों नए सरोवरों का निर्माण करवाकर राजा शौर्यवर्धन के यशस्वी काल के उपरांत उनके पुत्र राजकुमार कीर्तिमान ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही विनम्रता और अटूट संकल्प के साथ अपने हाथों में पूरी तरह संभाल लिया। महाराज कीर्तिमान ने सत्ता संभालते ही ये अनुभव किया कि राज्य की भौतिक समृद्धि के साथ साथ प्रजा की आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य पहलू मानी जानी चाहिए। उन्होंने साम्राज्य के प्रमुख नगरों में विशाल ध्यान केंद्रों और योगशालाओं का निर्माण करवाया, जहां अनुभवी ऋषियों के मार्गदर्शन में नागरिक अपनी मानसिक तनाव को दूर कर शांति पाते थे। महारानी तेजस्विनी, जो महाराज कीर्तिमान की अर्धांगिनी थीं, उन्होंने विंध्यपुर की प्राचीन चित्रकला शैली को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत ही विशाल और भव्य राजकीय कला अकादमी की स्थापना की। इस अकादमी में गरीब परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को चित्रकारी और मूर्तिकला की बारीकियां सिखाई जाती थीं, ताकि वे अपनी कला के माध्यम से भविष्य में राज्य का मान बढ़ा सकें। महाराज कीर्तिमान ने खगोल विज्ञान में अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण राजधानी की ऊंचे टीले पर एक बहुत ही विशाल और आधुनिक वेधशाला का निर्माण करवाया, जो तारों का अध्ययन करती थी। इस वेधशाला के माध्यम से विंध्यपुर की ज्योतिषी ग्रहणों और नक्षत्रों की चाल का इतना सटीक विवरण तैयार करते थे कि दुनिया भर के विद्वान उनके ज्ञान के कायल होकर नतमस्तक होती थी। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक अचूक बनाने के लिए महाराज ने दुर्गों की दीवारों पर ऐसे यंत्र लगवाए जो मीलों दूर से आने वाले शत्रुओं की आहट को तुरंत पहचान लेते थे। एक बार राज्य के दक्षिणी हिस्से में भयानक सूखा पड़ा तो महाराज कीर्तिमान ने अपनी नवीन अभियांत्रिकी दृष्टि से पहाड़ों को काटकर नदियों के जल को सूखे क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया। इस महान भगीरथ प्रयास के कारण हजारों एकड़ बंजर भूमि पर फिर से हरियाली लौट आई और किसानों ने अपने प्रिय राजा को जलदाता की उपाधि देकर उनका बहुत सम्मान किया। महाराज ने व्यापारिक सुगमता के लिए पूरे साम्राज्य में पक्की सड़कों का ऐसा जाल बिछाया था कि बरसात के मौसम में भी मालवाहक गाड़ियां बिना किसी अवरोध के गंतव्य तक पहुंच जाती थीं। विंध्यपुर के बाजारों में अब चीन, अरब और यूनान जैसी सुदूर देशों के व्यापारी अपने ऊंटों और जहाजों पर कीमती सामान लेकर आने लगे थे, जिससे सांस्कृतिक विनिमय भी बढ़ा। राजा कीर्तिमान ने यह अनिवार्य कर दिया था कि राज्य के प्रत्येक गांव में एक वैद्य और एक औषधालय अवश्य होगा, ताकि किसी भी नागरिक को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने वृद्धजनों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत राज्य की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह निश्चित धनराशि दी जाती थी। साहित्य के क्षेत्र में महाराज ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना। महाराज कीर्तिमान के पश्चात उनके अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान पुत्र महाराज विजित सिंह ने विंध्यपुर की पावन गद्दी पर आसीन होकर एक नए और स्वर्णिम युग का सूत्रपात किया। विजित सिंह ने बचपन से ही अपने पूर्वजों की वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां सुनी थीं,
इसलिए उन्होंने अपने चरित्र को भी उसी सांचे में बहुत ही कुशलता से ढाला था। उन्होंने सिंहासन संभालते ही सबसे पहले राज्य के सीमावर्ती दुर्गों को और अधिक सुदृढ़ बनाया, ताकि भविष्य में किसी भी विदेशी आक्रांता को आक्रमण करने का विचार तक न आए। महाराज विजित सिंह ने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु ग्राम स्वराज की एक नई अवधारणा को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत गांवों को अपने विकास हेतु स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। महारानी मंदाकिनी ने, जो अत्यंत विदुषी और दयालु स्वभाव की थी, उन्होंने राज्य भर में महिलाओं के लिए प्रसूति गृहों और पोषण केंद्रों की एक बहुत ही विशाल श्रृंखला स्थापित की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राज्य का कोई भी नवजात शिशु कुपोषण का शिकार न हो और हर माता को गर्भावस्था के दौरान राजकीय संरक्षण और उचित पौष्टिक आहार मिल सके। विंध्यपुर की शिक्षा प्रणाली में महाराज ने शस्त्र विद्या के साथ साथ नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को भी अनिवार्य। उनकी इस शांति प्रिय नीति के कारण विंध्यपुर को शांति का द्वीप कहा जाने लगा, जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग पूरी स्वतंत्रता और आपसी सद्भाव के साथ रहते थे। महाराज ने जंगलों को कटने से बचाने के लिए वृक्षारोपण यज्ञ की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम 10 फलदार वृक्ष लगाना अनिवार्य था। इस दूरदर्शी सोच के कारण विंध्यपुर की जंगल फिर से घने हो गए और वन्य जीवों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे प्रकृति का संतुलन बहुत ही सुखद रूप से बना रहा। विजित सिंह ने व्यापारियों के लिए करों की व्यवस्था को बहुत ही सरल और पारदर्शी बना दिया था, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई और व्यापार बढ़ा। राज्य की राजधानी में एक विशाल संग्रहालय का निर्माण करवाया गया, जहां पूर्वजों की शस्त्र, वस्त्र और उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण शिलालेखों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखा गया था। महाराज ने स्वयं को प्रजा का स्वामी न मानकर उनका प्रथम सेवक घोषित किया और वो प्रतिदिन दरबार के अंत में निर्धन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। उनके शासन में विंध्यपुर ने न केवल आर्थिक और सैन्य रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपूर्ण विश्व में अपना एक विशिष्ट और गौरवशाली स्थान बनाया। इतिहासकार लिखते हैं कि विजित सिंह के समय में विंध्यपुर की गलियों में भी ज्ञान की चर्चा होती थी और वहां का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग था। जब महाराज विजित सिंह वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के अनुभवों को एक ग्रंथ में संकलित किया, जिसका नाम उन्होंने राजधर्म दर्पण रखा, जो आज भी प्रेरणा देता है। विंध्यपुर की ये महान गाथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये पीढ़ियों की उस अटूट विश्वास की कहानी है जिसने एक साधारण भूमि को स्वर्ग की समान सुंदर बना दिया। राजा और रानी की उन महान आदर्शों ने विंध्यपुर को इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर कर दिया और आज भी उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। महाराज विजित सिंह के पश्चात उनके तेजस्वी पुत्र राजकुमार अभय प्रताप ने विंध्यपुर की पावन मिट्टी का तिलक लगाकर राज सिंहासन की गरिमा को बहुत ही गर्व के साथ स्वीकारा। सम्राट अभय प्रताप ने अपने शासन के प्रथम दिन ही ये उद्घोषणा की कि विंध्यपुर का प्रत्येक नागरिक अब केवल प्रजा नहीं, बल्कि राज्य का अभिन्न संरक्षक माना जाएगा। उन्होंने एक ऐसी अभिनव शासन प्रणाली विकसित की जिसमें प्रत्येक ग्राम को अपनी सुरक्षा हेतु स्वयं के रक्षक दल गठित करने के लिए राजकीय सहायता और प्रशिक्षण दिया गया। महाराज अभय प्रताप ने पर्वतीय दुर्गों की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही सैनिक टुकड़ियों का निर्माण किया, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शत्रु को हरा सकती थीं। महारानी चंद्रमुखी, जो स्वयं एक महान कवयित्री और शास्त्रार्थ में निपुण थीं, उन्होंने राज्य की कन्याओं हेतु उच्च शोध केंद्रों और कला दीर्घाओं की एक भव्य श्रृंखला बनवाई। महारानी के प्रयासों से विंध्यपुर की महिलाएं अब केवल गृह कार्यों तक सीमित न रहकर राज्य के प्रशासन और न्याय व्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थीं। सम्राट ने अपनी राजधानी में एक विशाल ज्ञान मंदिर का निर्माण करवाया, जहां विश्व के सभी ज्ञात विषयों की पांडुलिपियों को बहुत ही सावधानी और शुभ्रता से सहेजा गया था। इस ज्ञान मंदिर में सुदूर देशों के जिज्ञासु छात्र और महान दार्शनिक शोध करने हेतु आते थे, जिससे विंध्यपुर को विश्व गुरु की संज्ञा से पुनः अलंकृत किया जाने लगा। महाराज अभय प्रताप ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उन्नत बीजों के वितरण हेतु एक बहुत ही व्यापक और पारदर्शी राजकीय व्यवस्था को लागू किया था।
उन्होंने राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुओं के साथ साथ सौर ऊर्जा के प्राचीन स्वरूपों के उपयोग हेतु दर्पणों की तकनीक को बहुत ही कुशलता से। एक बार भारी हिमपात के कारण उत्तरी सीमाओं पर संचार बाधित हुआ तो महाराज ने स्वयं बर्फीले रास्तों पर चलकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और रसद पहुंचाने की व्यक्तिगत निगरानी की। उनके शासनकाल में विंध्यपुर के वास्तुकारों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि बिना किसी गारे या चूने के केवल जुड़ाई से ही गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी, जो आज भी अद्भुत हैं। महाराज ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को जड़ से मिटाने के लिए विद्वानों की टोलियां बनाईं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को तर्क और विवेक का महत्व समझाती थीं। उन्होंने अपनी विजय यात्राओं के दौरान कभी किसी विजित राज्य की जनता का उत्पीड़न नहीं किया, बल्कि उन्हें भी विंध्यपुर जैसी विकास योजनाओं का लाभ देकर अपना आत्मीय मित्र बना लिया। सम्राट अभय प्रताप का मानना था कि वास्तविक विजय वो है जिसमें शत्रु का विनाश नहीं, बल्कि उसकी शत्रुता का अंत हो और वो धर्म के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित हो। विंध्यपुर के इतिहास में ये कालखंड शांति और समृद्धि के चरमोत्कर्ष के रूप में जाना जाता है, जहां प्रकृति और मानव के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित था। महाराज ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को वही प्राचीन मंत्र दिया कि राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में और प्रजा का हित ही राजा का एकमात्र स्वार्थ होना चाहिए। महाराज अभय प्रताप के पश्चात उनके अत्यंत तेजस्वी और विनयशील पुत्र महाराज दिव्य प्रकाश ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही गौरव के साथ अपने हाथों में लिया। महाराज दिव्य प्रकाश ने सिंहासन पर आसीन होते ही ये घोषणा की कि राज्य की समस्त नीतियां अब पूर्णतः पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण पर ही आधारित की जानी चाहिए। उन्होंने विंध्यपुर के विशाल वनों को देव वन घोषित कर दिया, जहां किसी भी वृक्ष को काटना या किसी भी निर्दोष प्राणी का शिकार करना पूर्णतः वर्जित और दंडनीय था। महाराज ने राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में वनस्पति विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए विशेष शोध पीठ की स्थापना की, ताकि औषधियों का ज्ञान निरंतर बढ़ता ही रहे। महारानी सुप्रिया, जो स्वयं आयुर्वेद की प्रकांड विदुषी थीं, उन्होंने महल के निकट एक बहुत ही विशाल और दिव्य आरोग्य वाटिका का निर्माण करवाया, जहां दुर्लभ जड़ियां उगाई जाती थीं। महारानी ने राज्य की महिलाओं को जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय उपयोग का निशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए हर जनपद में छोटी-छोटी शिक्षण केंद्र भी सफलतापूर्वक स्थापित किए। महाराज दिव्य प्रकाश ने सिंचाई की प्राचीन पद्धति में सुधार करते हुए ऊंचे स्थानों तक पानी पहुंचाने के लिए लकड़ी और धातु से बने विशाल जल चक्रों का निर्माण करवाया। इन जल चक्रों की सहायता से पहाड़ी ढलानों पर भी खेती करना संभव हो गया, जिससे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के जीवन में अपार समृद्धि आने लगी। विंध्यपुर की न्याय व्यवस्था को और भी अधिक पारदर्शी बनाने हेतु महाराज ने प्रत्येक बड़े नगर में धर्म स्तंभ स्थापित किए, जिन पर नागरिकों के मौलिक अधिकार अंकित थे। राजा का यह स्पष्ट आदेश था कि यदि कोई अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो पीड़ित व्यक्ति सीधे उन धर्म स्तंभों के पास खड़े होकर न्याय की गुहार लगा सकता था। व्यापारिक क्षेत्र में महाराज ने विंध्यपुर की स्वर्ण मुद्राओं की शुद्धता को विश्व मानक के रूप में स्थापित किया, जिससे विदेशी व्यापारियों का विश्वास राज्य पर और भी अधिक बढ़ गया। महाराज ने राजधानी के मुख्य चौक पर एक भव्य कला भवन बनवाया, जहां प्रतिवर्ष विश्व भर के चित्रकार, मूर्तिकार और संगीतकार अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करने हेतु एकत्र होते थे। एक बार राज्य में अचानक आए भीषण भूकंप के समय महाराज दिव्य प्रकाश ने स्वयं राहत कार्यों का नेतृत्व किया और पीड़ित परिवारों के घरों के पुनर्निर्माण हेतु राजकोष खोल दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं की एक विशेष वाहिनी तैयार की, जो किसी भी प्राकृतिक विपत्ति के समय तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहती थी। शिक्षा के क्षेत्र में महाराज ने यह अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक छात्र को किताबी ज्ञान के साथ साथ कम से कम एक हस्तशिल्प की कला में पूर्णतः निपुण होना ही होगा। इस दूरदर्शी नीति के कारण विंध्यपुर में कभी कोई बेरोजगार नहीं रहा और राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती रही, जिससे जनता बहुत ही सुखी और संतुष्ट थी। महाराज ने अपने पिता की स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए एक विश्व शांति परिषद का गठन किया, जिसका उद्देश्य आर्यावर्त की सभी राजाओं के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाना था। विंध्यपुर की सेना अब केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में आपदा के समय मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी जानी जाती थी, जो एक नई मिसाल बन गई।
महाराज दिव्य प्रकाश का जीवन सादगी और उच्च विचारों का ऐसा संगम था कि उनकी दर्शन मात्र से ही प्रजा के मन में सात्विक और परोपकारी भावनाएं जागृत होने लगती थी। अतः विंध्यपुर का ये गौरवशाली साम्राज्य महाराज दिव्य प्रकाश के संरक्षण में अपनी मानवतावादी नीतियों के कारण पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान बन गया। महाराज दिव्य प्रकाश के पश्चात उनके परम प्रतापी और धर्मपरायण पुत्र महाराज सत्यव्रत ने विंध्यपुर की प्राचीन और गौरवशाली राजसत्ता को अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने करकमलों में लिया। महाराज सत्यव्रत ने राज्याभिषेक के उपरांत सर्वप्रथम ये प्रतिज्ञा ली कि उनके शासनकाल में राज्य का कोई भी व्यक्ति न्याय की प्रतीक्षा में कभी भी निराश होकर नहीं लौटेगा। उन्होंने राजमहल के सिंह द्वार पर एक विशाल स्वर्ण घंटा लगवाया, जिसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी समय बजाकर सीधे महाराज के समक्ष अपनी फरियाद प्रस्तुत कर सकता था। महाराज सत्यव्रत की न्यायप्रियता के किस्से इतने प्रसिद्ध हुए कि पशु पक्षी भी उनके शासन में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते थे और शिकारी अपना मार्ग बदल लेते थे। महारानी तेज प्रभा, जो शौर्य और ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने राज्य के अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का कायाकल्प कर उन्हें ममता निकेतन का एक नया नाम प्रदान किया। महारानी स्वयं समय समय पर इन आश्रमों में जाकर भोजन परोसती थीं, जिससे प्रजा के भीतर सेवा और करुणा की भावना एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर प्रवाहित होने लगी थी। महाराज ने राज्य की रक्षा पंक्ति को और अधिक आधुनिक बनाने हेतु अग्नि शस्त्रों और विशेष प्रकार के अभेद्य ढालों का निर्माण करने वाले कारखानों की एक विस्तृत श्रृंखला स्थापित की। उन्होंने विंध्यपुर के वैज्ञानिकों को ये शोध करने का आदेश दिया कि किस प्रकार सूर्य की किरणों का उपयोग करके रात के समय नगर की सड़कों को प्रकाशित किया जा सकता है। विंध्यपुर की वास्तुविदों ने महाराज के निर्देशानुसार विशाल जलाशयों के बीच में तैरती हुई ऐसी विश्राम गृह बनाई जो ग्रीष्म ऋतु में भी अत्यंत शीतलता और शांति प्रदान करते थे। महाराज सत्यव्रत ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई प्रकार के विशाल जलपोतों का निर्माण करवाया, जो ऊंची लहरों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ चल सकते थे। इन जहाजों के माध्यम से विंध्यपुर का सूती वस्त्र और सुगंधित इत्र सुदूर पश्चिमी देशों के राज दरबारों तक पहुंचा और वहां के सम्राटों ने इसे सर्वश्रेष्ठ और अनमोल घोषित किया। एक बार पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ने पर वहां के राजा ने सहायता मांगी तो महाराज सत्यव्रत ने न केवल अन्न भेजा बल्कि सिंचाई की नई तकनीक सिखाने हेतु विशेषज्ञ भी भेजे। उनकी इस निस्वार्थ सहायता से प्रभावित होकर शत्रु राज्यों ने भी विंध्यपुर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार बिना रक्त बहाए ही एक विशाल संघ का निर्माण हुआ। महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुलों को स्वायत्तता प्रदान की और आचार्यों को राजदरबार में सबसे ऊंचा आसन देकर ज्ञान और विद्वता का मान समस्त संसार में बढ़ा दिया था। उन्होंने धर्म संसद के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक नैतिक मूल्यों का प्रसार किया, जिससे चोरी, लूट और हिंसा जैसी घटनाएं पूर्णतः समाप्त हो गई थीं। महाराज सत्यव्रत की शासन में विंध्यपुर की धरती से इतना स्वर्ण और अन्न उत्पन्न होता था कि लोग अपने घरों के द्वार पर ताले लगाना भी पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्होंने प्रत्येक जनपद में एक कलाग्राम बसाया, जहां केवल हस्तशिल्प और बुनकर रहते थे और उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों की प्रदर्शनी पूरी दुनिया में विख्यात और लोकप्रिय हुई। महाराज स्वयं एक महान संगीतकार थे और उन्होंने वीणा के तारों पर ऐसे नए रागों का सृजन किया जो बीमार व्यक्तियों के मानसिक कष्टों को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध होते थे। विंध्यपुर की ये महान गाथा अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर महाराज सत्यव्रत के उपरांत उनके अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र महाराज यशवर्धन ने विंध्यपुर साम्राज्य की पावन बागडोर को बहुत ही गरिमा और संकल्प के साथ संभाला। महाराज यशवर्धन ने सिंहासन पर बैठते ही ये घोषणा की कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसके किलों की दीवारों में नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के स्वाभिमान में निवास करती है। उन्होंने राज्य के युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नगर में विशाल व्यायामशालाओं और मल्ल युद्ध केंद्रों का बहुत ही भव्य निर्माण करवाया। महाराज स्वयं एक कुशल धनुर्धर थे और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को विश्व की सबसे अनुशासित और अजेय सेना में बदलने के लिए कठोर नियमों वाली नई नियमावली बनाई।
महारानी गुणवती, जो ज्ञान और साहस की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने राज्य के प्रत्येक गांव में बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नियम लागू किया। महारानी ने स्वयं स्त्रियों की एक विशेष दुर्गा दल का नेतृत्व किया, जो संकट के समय सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम था। महाराज यशवर्धन ने व्यापारिक उन्नति हेतु साम्राज्य के विभिन्न अंचलों को जोड़ने वाली विशाल प्रस्तर मार्गों का निर्माण करवाया, ताकि माल की ढुलाई सुगम और बहुत तीव्र हो सके। उन्होंने सिंचाई के लिए गंगा और हिमालय की अन्य सहायक नदियों की जल को सूखी भूमि तक पहुंचाने हेतु विशाल भूमिगत जल प्रणालियों का एक अद्भुत जाल बिछा दिया था। इस नवीन अभियांत्रिकी के कारण विंध्यपुर के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी अब कीसर और फलदार वृक्षों की सुंदर उपवन लहलहाने लगी, जिससे किसानों की आय में अपार वृद्धि हुई। विंध्यपुर की टकसाल से निकले सिक्कों पर अब धर्मचक्र और हल के साथ साथ ज्ञान की देवी का चित्र अंकित किया गया, जो समृद्धि और विद्या के संतुलन का प्रतीक था। एक बार सुदूर समुद्री द्वीपों के लुटेरों ने विंध्यपुर के व्यापारिक बेड़े को चुनौती दी, तो महाराज ने स्वयं समुद्र के मध्य जाकर उन शत्रुओं का समूल विनाश कर दिया। महाराज यशवर्धन ने अपनी विजय के प्रतीक स्वरूप तटीय क्षेत्रों में गगनचुंबी प्रकाश स्तंभों का निर्माण करवाया, जो रात के समय नौकाओं को सुरक्षित मार्ग दिखाने का कार्य करते थे। उन्होंने विद्वानों की एक परिषद को यह कार्य सौंपा कि वे राज्य की प्राचीन आयुर्वेदिक और ज्योतिष विद्याओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कर उन्हें आने वाली पीढ़ियों हेतु सुरक्षित रखें। शिक्षा के क्षेत्र में महाराज ने विदेशी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, जिससे विंध्यपुर का नालंदा जैसा स्वरूप पूरे विश्व में फिर से चर्चा का विषय बन गया। महाराज यशवर्धन के काल में न्याय प्रणाली इतनी सटीक थी कि अपराधी स्वयं ही अपने अपराध को स्वीकार कर प्रायश्चित करने हेतु महाराज के समक्ष उपस्थित हो जाया करते थे। उन्होंने पशुओं के लिए भी विशेष चरागाहों और उनके संरक्षण हेतु गौशालाओं का निर्माण करवाया, जहां गौवंश की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य और राजधर्म माना जाता था। महाराज ने अपनी प्रजा के मनोरंजन और सांस्कृतिक उत्थान हेतु राजधानी के मध्य में एक विशाल नाट्यशाला बनवाई, जहां प्रतिदिन उच्च कोटि के नाटकों का भव्य मंचन होता था। विंध्यपुर की वास्तुकला में इस समय ऐसी परिवर्तन आए कि महलों की छतों पर वर्षा की जल को संचित करने की आधुनिक और बहुत ही प्रभावी तकनीक विकसित की गई। सम्राट यशवर्धन ने अपने शासन की 30 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुत बड़ी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शांति और बंधुत्व का संदेश पूरे विश्व को दिया। महाराज ने अंततः अपने योग्य पुत्र को राज्य की समस्त शक्तियां सौंप दी और स्वयं तपस्या हेतु वन की ओर प्रस्थान कर विंध्यपुर के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। महाराज यशवर्धन के पश्चात उनके अत्यंत गुणवान और विनम्र पुत्र महाराज धर्मपाल ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही आदर और अटूट श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। महाराज धर्मपाल ने सिंहासन पर बैठते ही ये पवित्र घोषणा की कि उनका संपूर्ण जीवन केवल प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए ही पूरी तरह समर्पित रहेगा। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे प्रतिदिन कुछ समय समाज सेवा और परोपकारी कार्यों में अवश्य व्यतीत करेंगे, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। महाराज धर्मपाल ने अपने शासनकाल में विशेष रूप से कृषि और गोपालन को राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मानकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित और समृद्ध किया। महारानी करुणावती, जो दया और क्षमा की साक्षात देवी मानी जाती थीं, उन्होंने राज्य के कारागारों को सुधार गृहों में परिवर्तित करने का एक अत्यंत साहसी और मानवीय निर्णय लिया। महारानी का मानना था कि अपराधी को दंड देने से अधिक आवश्यक उसके भीतर के मानवीय गुणों को पुनः जागृत करना है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में पुनः लौट सके। महाराज धर्मपाल ने विंध्यपुर की सीमाओं पर शांति स्तूपों का निर्माण करवाया, जिन पर सत्य, अहिंसा और प्रेम के संदेश विभिन्न भाषाओं में बहुत ही सुंदर ढंग से उत्कीर्ण थे। उन्होंने राज्य की सैन्य शक्ति का उपयोग केवल रक्षात्मक कार्यों हेतु करने का निश्चय किया, जिससे विंध्यपुर की छवि एक शांतिप्रिय और उदार राष्ट्र के रूप में विश्व विख्यात हो गई। विंध्यपुर के वैज्ञानिकों ने इस युग में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने हेतु प्राकृतिक खादों और जड़ी बूटियों के अर्क से बने कीटनाशकों का आविष्कार किया, जो पर्यावरण के लिए पूर्णतः सुरक्षित थे। महाराज ने विशाल हिमालय की तलहटी में एक ऐसा दिव्य विश्वविद्यालय स्थापित किया, जहां विश्व भर के छात्र दर्शन, योग और अध्यात्म की गूढ़ शिक्षा प्राप्त करने हेतु एकत्रित होते थे।
व्यापारिक क्षेत्र में महाराज धर्मपाल ने वस्तु विनिमय की पुरानी पद्धतियों को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था जैसा स्वरूप प्रदान किया, जिससे छोटे व्यापारियों को ऋण मिलना अत्यंत सरल और सुलभ हो गया। उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले में एक शिल्प प्रदर्शनी केंद्र बनवाया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के हुनरमंद कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उचित लाभ और राजकीय सम्मान प्राप्त कर सकते थे। एक बार भारी वर्षा के कारण जब सहायक नदियों में बाढ़ आई, तो महाराज ने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण हेतु विशाल बांधों के निर्माण की एक ऐसी परियोजना शुरू की, जिससे सिंचाई का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महाराज धर्मपाल के पश्चात उनके अत्यंत ओजस्वी और न्यायपरायण पुत्र महाराज चंद्रसेन ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही गौरवमयी संकल्प के साथ अपने हाथों में लिया। महाराज चंद्रसेन ने सिंहासन पर आसीन होते ही ये घोषणा की कि राज्य का मुख्य लक्ष्य अब विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक अटूट सेतु का निर्माण करना होना चाहिए। उन्होंने राज्य के प्रबुद्ध ज्योतिषियों और गणितज्ञों को एकत्रित कर एक ऐसी काल गणना प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया जो ऋतुओं की भविष्यवाणी करने में पूर्णतः सटीक सिद्ध हो सके। महाराज स्वयं खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने राजधानी के मध्य में एक विशाल वेधशाला बनवाई, जहां आकाश के नक्षत्रों का अध्ययन निरंतर रात दिन किया जाता था। महारानी सौभाग्यवती, जो अत्यंत विदुषी और कला प्रेमी थीं, उन्होंने राज्य के प्राचीन लोक नृत्यों और लुप्त हो रही कलाओं को सहेजने के लिए एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक कोष बनाया। महारानी ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की प्रत्येक पिछड़ी बस्ती में एक छोटा पुस्तकालय और कला केंद्र अवश्य हो, ताकि ज्ञान की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। महाराज चंद्रसेन ने विंध्यपुर की सैन्य व्यवस्था में अश्वरोही दस्ते को और अधिक गति प्रदान करने के लिए विशेष नस्ल की घोड़ों का प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करवाया। उन्होंने राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उड़न खटोलों जैसी रस्सी वाली परिवहन व्यवस्था का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार और आवागमन अत्यंत सुगम और तीव्र हो गया। विंध्यपुर की वास्तुशिल्प कला इस नवीन जल प्रबंधन तकनीक को देखकर पड़ोसी राज्यों के राजा भी दंग रह गए और उन्होंने अपने राज्य में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने हेतु महाराज से मदद मांगी। व्यापारिक क्षेत्र में महाराज चंद्रसेन ने समुद्र पार के देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए सांस्कृतिक दूतावासों की स्थापना की, जो व्यापार के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते थे। उन्होंने विंध्यपुर के बाजारों में विदेशी मुद्रा के विनिमय हेतु विशेष केंद्र बनवाए, जिससे व्यापारियों को लेन देन में किसी भी प्रकार की असुविधा या मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता था। एक बार राज्य के पूर्वी भाग में भीषण महामारी फैलने की आशंका हुई, तो महाराज ने स्वयं चिकित्सकों के साथ वहां जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की कमान संभाली और स्थिति को नियंत्रित किया। महाराज ने प्रत्येक नागरिक के लिए वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य कर दिया था, जिससे राज्य में मृत्यु दर बहुत कम हो गई और औसत आयु में भारी वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने पशुओं के लिए विशेष चरागाहों का संरक्षण किया और गोवंश की नस्ल सुधारने हेतु विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की, ताकि राज्य में दूध और घी की नदियां बहती रहें। महाराज चंद्रसेन ने न्याय प्रणाली को और अधिक सरल बनाते हुए चलती फिरती न्यायालय शुरू किए, जो गांव-गांव जाकर छोटे विवादों का मौके पर ही बहुत ही निष्पक्षता से समाधान करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने छात्रों के लिए योग और ध्यान को अनिवार्य विषय बना दिया था, ताकि वे न केवल बुद्धिमान बने बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत शांत और संतुलित रहें। विंध्यपुर की ये यशोगाथा अब इतिहास की सुनहरी पन्नों में एक ऐसी साम्राज्य के रूप में दर्ज हो चुकी थी, जहां प्रगति और परंपरा का एक बहुत ही सुंदर संगम था। महाराज चंद्रसेन ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को वही प्राचीन रत्न जड़ित राजदंड सौंपा और उसे सदा न्याय की मार्ग पर अडिग रहने की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। महाराज चंद्रसेन के पश्चात उनके अत्यंत साहसी और नीतिवान पुत्र महाराज वीर प्रताप सिंह ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही गौरवशाली संकल्प के साथ संभाला। महाराज वीर प्रताप ने सिंहासन पर बैठते ही ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर अभेद्य लोहे के द्वारों और ऊंचे बुर्जों का निर्माण करवाया, ताकि शत्रुओं की हर एक हलचल पर दूर से ही नजर रखी जा सके।
महाराज स्वयं युद्धकला की महान विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध और जल युद्ध की ऐसी नवीन तकनीकें सिखाईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। महारानी राजेश्वरी, जो ममता और साहस का अद्भुत संगम थीं, उन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों के लिए एक विशाल कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया। महारानी ने उन वीर विधवाओं को राज्य के प्रशासन और शिक्षा विभाग में सम्मानजनक स्थान दिया ताकि वे अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही गर्व के साथ कर सकें। महाराज वीर प्रताप ने विंध्यापुर की कारीगरों को प्रोत्साहित किया कि वे ऐसी मशीनों का निर्माण करें जो भारी पत्थरों को आसानी से उठाकर ऊंचे महलों तक पहुंचा सकें। इस उन्नत तकनीकी विकास के कारण उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले में विशाल अन्न गोदाम बनवाए, जहां आपातकाल के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज संचित करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। व्यापारिक क्षेत्र में महाराज वीर प्रताप ने विंध्यपुर के सूती और रेशमी वस्त्रों की गुणवत्ता को विश्व स्तर पर एक नई पहचान और बहुत ही विशिष्ट सम्मान दिलाया। उन्होंने समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाल युद्धपोतों का एक बेड़ा तैयार किया जो डाकुओं से व्यापारियों की रक्षा करता था। एक बार राज्य के पश्चिमी प्रांत में भीषण आग लगने से भारी तबाही हुई तो महाराज ने स्वयं राहत कार्य का नेतृत्व कर जनजीवन को पुनः सामान्य किया। उन्होंने प्रत्येक नगर में अग्नि रक्षक दल की स्थापना की और जल संचयन के ऐसे यंत्र बनवाए जो आग बुझाने में बहुत ही तीव्र और प्रभावी सिद्ध होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में महाराज ने विज्ञान और अध्यात्म की संगम वाली नई शिक्षण केंद्रों की स्थापना की, जहां तर्क और विश्वास का बहुत ही सुंदर संतुलन था। उन्होंने राज्य के प्रबुद्ध लेखकों और कवियों को आदेश दिया कि वे विंध्यापुर के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल गीतों और नाटकों की रचना करें। महाराज वीर प्रताप की न्यायप्रियता ऐसी थी कि वे अपने परिजनों की गलतियों पर भी कठोर दंड देने से कभी पीछे नहीं हटते थे, जिससे जनता का अटूट विश्वास बढ़ा। उन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए घने जंगलों के बीच पानी की कृत्रिम झीलें बनवाईं ताकि वन्य जीवों को प्यास बुझाने के लिए गांवों की ओर न आना पड़े। विंध्यपुर की ये गौरव गाथा अब एक ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र की कहानी बन गई थी जो अपनी रक्षा स्वयं करने में पूरी तरह सक्षम और पूरी तरह आत्मनिर्भर था। महाराज ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को वही प्राचीन गौरवशाली तलवार सौंपी और उसे विंध्यपुर की मर्यादा को सदा सर्वोच्च रखने का अत्यंत पवित्र वचन लिया। महाराज वीर प्रताप सिंह के उपरांत उनके अत्यंत विनीत और धर्मनिष्ठ पुत्र महाराज सुशील वर्धन ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही गौरव के साथ संभाला। महाराज सुशील वर्धन ने सिंहासन पर बैठते ही ये स्पष्ट संदेश दिया कि वे बल की अपेक्षा बुद्धि और क्रोध की अपेक्षा क्षमा को अधिक महत्व प्रदान करेंगे। उन्होंने राज्य के समस्त बंदी गृहों का निरीक्षण किया और उन अपराधियों को मुक्त कर दिया जिन्होंने अपने किए पर पश्चाताप करते हुए सदाचारी बनने का वचन दिया था। महाराज स्वयं दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रेमी थे और उन्होंने राज दरबार में प्रतिदिन संध्या के समय आध्यात्मिक चर्चाओं का एक बहुत ही सुंदर आयोजन प्रारंभ किया। महारानी भक्तिमती, जो साक्षात ममता और सेवा की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने राज्य के चिकित्सालयों में रोगियों की सेवा हेतु स्वयं सेविकाओं का एक बहुत बड़ा दल बनाया। महारानी ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के अंतिम छोर पर स्थित निर्धन बस्ती में भी शुद्ध पेयजल और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चलती रहे। महाराज सुशील वर्धन ने विंध्यपुर के प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए राजकोष से एक बहुत ही विशाल धनराशि का आवंटन करने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य की प्रत्येक शिल्पकार कला को ताम्रपत्रों पर अंकित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को कभी भी भूल न सकें। विंध्यपुर की कृषि व्यवस्था में महाराज ने औषधीय पौधों की खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया, जिससे राज्य विश्व भर में दुर्लभ जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। महाराज ने सिंचाई के लिए पहाड़ों से आने वाली झरनों के जल को संचित करने हेतु सीढ़ीदार तालाबों की एक अद्भुत और बहुत ही वैज्ञानिक श्रृंखला का निर्माण करवाया। इस नवीन जल प्रबंधन तकनीक के कारण विंध्यपुर की ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी फलों की बगीचे लहलहाने लगे, जिससे वहां की निवासियों का जीवन बहुत ही सुखद हो गया। व्यापारिक क्षेत्र में महाराज सुशील वर्धन ने पड़ोसी राज्यों के साथ मुक्त व्यापार की संधि की, जिससे विंध्यपुर की वस्तुओं की मांग संपूर्ण आर्यावर्त में बहुत अधिक बढ़ गई।
उन्होंने विदेशी व्यापारियों की विश्राम हेतु राजधानी की चारों ओर अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित सरायों का निर्माण करवाया, जहां उन्हें घर जैसा वातावरण और सम्मान प्राप्त होता था। एक बार राज्य में टिड्डियों के दल ने फसलों पर हमला किया तो महाराज ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्राकृतिक रसायनों द्वारा इस संकट का बहुत ही शीघ्र समाधान निकाला। उन्होंने किसानों को हुई क्षति की भरपाई के लिए विशेष अनुदान दिया, जिससे कृषकों के मन में अपने राजा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम की भावना पुनः जागृत हो उठी। शिक्षा के क्षेत्र में महाराज ने वेदों और आधुनिक विज्ञान के बीच सामंजस्य बिठाने हेतु नई पाठ्यक्रम तैयार करवाई, ताकि छात्र सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर हो सकें। उन्होंने राज्य की प्रमुख द्वारों पर परोपकार स्तंभ स्थापित करवाए, जिन पर परोपकार करने वाली महान नागरिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में बहुत ही गर्व के साथ अंकित थे। महाराज सुशील वर्धन के पश्चात उनके अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र महाराज आदित्य प्रताप ने विंध्यपुर साम्राज्य की पावन राजसत्ता को बहुत ही गौरव के साथ संभाला। महाराज आदित्य प्रताप ने सिंहासन पर आसीन होते ही ये महत्वपूर्ण घोषणा की कि वे अपने पूर्वजों के ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा हेतु विशालकाय यंत्रों का निर्माण करवाया, जो ऊंचे पर्वतों से बड़े-बड़े पत्थरों को बहुत ही गति के साथ शत्रुओं पर फेंकने में पूरी तरह से सक्षम थे। महाराज स्वयं धातु विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने विंध्यपुर की तलवारों को ऐसी मजबूती प्रदान की कि वे वज्र के समान कठोर पत्थरों को भी चीर सकती थीं। महारानी तेजस्विनी, जो ज्ञान और साहस की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने राज्य की सीमाओं पर तैनात महिला सैनिकों के लिए विशेष सैन्य अकादमियों की एक बहुत ही भव्य श्रृंखला बनवाई। महारानी ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की प्रत्येक कन्या को घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा दी जाए, ताकि वे किसी भी विपत्ति में अपनी रक्षा स्वयं पूरी वीरता से कर सकें। महाराज आदित्य प्रताप ने विंध्यपुर के प्रमुख नगरों में स्वच्छता और जल निकासी की एक ऐसी अद्भुत भूमिगत प्रणाली विकसित करवाई, जिसे देखकर विदेशी यात्री भी पूरी तरह दंग रह जाते थे। उन्होंने आदेश दिया कि सड़कों के किनारे केवल छायादार वृक्ष ही नहीं, बल्कि ऐसे औषधीय पौधे लगाए जाएं जो हवा को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण को बहुत ही सुवासित बनाए रखें। विंध्यपुर की टकसाल से अब ऐसी विशेष सिक्के जारी किए गए, जिन पर कृषि, विज्ञान और कला के प्रतीकों को बहुत ही कलात्मक और सूक्ष्म तरीके से उकेरा गया था, जो अत्यंत प्रिय लगते थे। महाराज ने सिंचाई हेतु कृत्रिम झीलों का एक ऐसा विशाल जाल बिछाया, जो आपस में नहरों के माध्यम से जुड़ी हुई थी, ताकि राज्य में कभी भी जल का अभाव न हो सके। इस महान भगीरथ प्रयास के कारण विंध्यपुर के सूखे पठारी इलाकों में भी अब धान और गन्ने की लहलहाती फसलें दिखाई देने लगीं, जिससे अन्न के भंडार पूरी तरह से भर गए। व्यापारिक क्षेत्र में महाराज आदित्य प्रताप ने अपनी नौसेना को इतना शक्तिशाली बनाया कि विंध्यपुर के व्यापारिक बेड़े अब 7 समुद्र पार के सुदूर देशों तक निर्भय होकर महाराज आदित्य प्रताप के यशस्वी शासन के उपरांत उनके परम प्रतापी और अत्यंत दयालु पुत्र महाराज विश्वविजय सिंह ने विंध्यपुर की पावन राजसत्ता को बहुत ही गौरव के साथ संभाला। महाराज विश्वविजय ने सिंहासन पर बैठते ही ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे विंध्यपुर को न केवल एक साम्राज्य बल्कि विश्व कल्याण का एक पवित्र और पावन धाम बनाएंगे। उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा संचित किए गए समस्त ज्ञान और असीमित धन संपदा का उपयोग मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान और दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज स्वयं एक महान संत हृदय सम्राट थी, जिन्होंने राजसी वैभव के बीच रहकर भी सदैव एक योगी की भांति बहुत ही सादगीपूर्ण और संयमित जीवन व्यतीत करने का उदाहरण पेश किया। महारानी शांतिमती, जो करुणा और वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने राज्य के प्रत्येक गांव में अन्नपूर्णा केंद्रों की स्थापना की, जहां कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता था। महारानी ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की विधवाओं, अनाथ बच्चों और निःशक्त जनों को राजकीय सम्मान के साथ साथ पूर्ण सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार निरंतर मिलता रही। महाराज विश्वविजय सिंह ने विंध्यपुर के प्रमुख पर्वतों पर विशाल शांति स्तूपों और ध्यान केंद्रों का निर्माण करवाया, जहां विश्व भर के जिज्ञासु सत्य की खोज करने हेतु निरंतर आती थी।
उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के शस्त्रों का उपयोग अब केवल दुर्बलों की रक्षा और धर्म की स्थापना हेतु ही किया जाएगा, अन्यथा शांति ही विंध्यपुर की मुख्य शक्ति और पहचान रहेगी। विंध्यपुर की ये महान गाथा अब अपने उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंच चुकी थी, जहां राजा और प्रजा के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त हो गया था और सब सुखी थे। महाराज ने अपने उत्तराधिकारी को विदा करते समय ये अंतिम संदेश दिया कि सिंहासन केवल एक आसन नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई सेवा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सैकड़ों वर्षों के इस गौरवशाली इतिहास ने विंध्यपुर को एक ऐसे अमर साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया, जिसकी गाथाएं आज भी हवाओं में संगीत बनकर बहुत मधुरता से गूंजती हैं। राजा और रानी के उन महान त्याग और उच्च आदर्शों के कारण ही आज भी विंध्यपुर का नाम लेते ही मन में श्रद्धा, भक्ति और राष्ट्र प्रेम की एक नई लहर जाग उठती है। वहां के खेतों की मिट्टी आज भी उन वीरों की वीरता और महान रानियों के जौहर की कहानियां सुनाती हैं, जिन्होंने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि विंध्यपुर जैसा राज्य न कभी पहले हुआ था और न कभी भविष्य में होगा, क्योंकि वहां के राजा स्वयं को प्रजा का दास और रक्षक मानते थे। आज की ये आधुनिक दुनिया भी यदि विंध्यपुर के उन प्राचीन नियमों और नैतिक मूल्यों को अपना ले, तो धरती पर पुनः स्वर्ग जैसी सुखद और सुंदर स्थिति आ सकती है। राजा विक्रम सिंह से लेकर महाराज विश्व विजय तक की ये अविस्मरणीय यात्रा हमें ये सिखाती है कि सत्ता का वास्तविक अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्तव्य और असीम त्याग है। विंध्यपुर की गलियों में आज भी उन महान राजाओं की न्यायप्रियता के किस्से सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर वर्तमान पीढ़ी को भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। इस प्रकार विंध्यपुर का ये अध्याय यहां पूर्ण होता है, लेकिन इसकी शिक्षाएं और इसके मानवीय मूल्य मानवता के हृदय में अनंत काल तक पूरी चमक के साथ जी। दोस्तों, विंध्यपुर के न्याय और त्याग की ये महागाथा आपको कैसी लगी? अगर राजा और रानी के इन महान आदर्शों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस कहानी को अपना प्यार जरूर दें। लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ताकि हम समझ सकें कि आपको ऐसी कहानियां और देखनी है। कमेंट, विंध्यपुर के किस राजा या रानी की बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शेयर, इस प्रेरणादायी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये महान संदेश घर घर पहुंच सके। सब्सक्राइब, ऐसी ही और भी पौराणिक, नैतिक और राजसी कहानियों के लिए हमारी चैनल YouTube कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।